Good morning, students. Welcome to all of you in e-learning program initiative by Shri Gnan Manjari Vidyapith. Today, we are going to learn Sanskrit subject. Now, chapter 5, Subhashit Vaibhava. Subhashit means Shushtu Bhashitam Subhashitam. इसके आगे के लेक्चर में हमने फोर्थ चैप्टर वल्भी विद्यास्थानम यह चैप्टर कंप्लीट किया था। यह चैप्टर हम पढ़े थे। अब नेक्स्ट चैप्टर है सुभाषित वैभव। सुभाषित वैभव मीन्स जो भी सुभाषित है। सुभाषित का मतलब क्या है कि जो भी सुविचार या गुड थॉट्स, अच्छे विचार जो कहे गए हैं उसको सुभाषित ऐसा कहते हैं। सुष्ठु भाषितम सुभाषितम, जो अच्छी तरह से कहा गया है। छोटे छोटे से सेंटेंसेस जिसका आधार लेकर, जिसको आदर्श मानकर हम हमारे जीवन में कई सारी बातें सीखते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, जिसको हम गुड थॉट्स, सुभाषित, सुविचार ऐसा कुछ भी कहते हैं, तो यह सब सुभाषित है। तो सुभाषित का जो वैभव है, संस्कृत में सुभाषित का बहुत महत्व है। जिस तरह से मीठा रस है, वह कोई भी भोजन है उसमें नमक है, शुगर है, जिस तरह से वह स्वाद ज्यादा से ज्यादा स्वाद आए उसमें काम करता है, इसी तरह से हमारे जीवन में यह जो सुभाषित है यह कार्य करते हैं। इससे हमको अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छे गुणों की प्राप्ति होती है। किसी भी बाधा हो हमारे जीवन में, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वह प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो यह सब हमको सुभाषित है वह सिखाता है। संस्कृत साहित्य में महाभारत हो या कई सारे संस्कृत के लिटरेचर हो, भास, भारवी, महाकवि कालिदास, ये सभी कवियों ने जो भी साहित्य की रचना की है, वह साहित्य में से अलग अलग सुभाषित लेकर यहाँ पे एक पद्य की रचना की गई है, जिसको सुभाषित वैभव ऐसा नाम दिया गया है। In Sanskrit literature, the longest poetic works in known as Mahakavya and the smallest poetic work known as Muktaka, just as a single pearl is invaluable, so too are these small muktakas. These muktakas are sayings or epigrams. This well known and melodious form of Sanskrit literature has the distinctive ability to serve in its four lines the precious teaching of life in the most aesthetic manner। पहले ही मैंने आपको जिस तरह से बात कही कि हमारे जीवन में अच्छी से अच्छी मैनर्स किस तरह से आए, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। पंचतंत्र है तो पंचतंत्र में अंत में क्या है, सुभाषित ही दिए गए हैं। तो इस तरह से मुक्तक ऐसा भी कहते हैं, मुक्तक कहते हैं उसको, सुभाषित को एक मणि कहते हैं, एक हीरे की तरह सुभाषित को माना जाता है। From these epigrams we get the moral of ideal life and goodness. Such epigrams have been collected in this lesson. तो किस तरह से हमको अच्छा जीवन जिया जाए उसकी सीख जो कोई देता है तो वह है यह सुभाषित।
In the epigrams chosen for this lesson, you will notice words with a one type of case endings. These case endings will help you in learning Sanskrit language. कि यहाँ पे जो अंत में प्रास जिसको बोलते हैं, तो ये प्रास है, यह संस्कृत लैंग्वेज में आपको सीखने के लिए अच्छी तरह से काम लगे, इसलिए यहाँ पे ऐसे कैस एंडिंग्स दिए गए हैं, जो कि एक विभक्ति होती है, कहीं पे प्रथमा विभक्ति का, कहीं पे द्वितीय विभक्ति का, कहीं पे तृतीय विभक्ति का उपयोग किया गया है कि जिससे आप संस्कृत को अच्छी तरह से सीख सके. On the other hand, these epigrams will also provide you with inspiration to develop the values in them, the immortality, immortality of fame in this mortal world. Greed as the basic cause of all sins, the ability to recognize friends and one's kin, the characteristic of good and bad people, etc. This will help you to make your life bright and virtuous. कि किस तरह से कोई अच्छे मित्र को हम पहचान सके, कोई अच्छे व्यक्ति को किस तरह से पहचान सके, तो ऐसी सभी बातें जो है वह यह सुभाषित में दी गई है. भारवी के जीवन की घटना है, सहसा विदधीत न क्रियाम, ऐसा एक सुभाषित उसने लिखा है. उसमें अंतिम जो लाइन है ऐसा है कि कोई भी कार्य सोचे बिना नहीं करना चाहिए. अब उसके जीवन में ही ये घटना हुई. बाद में एक बार की बात है कि रात्रि का समय था, भारवी को एक पुत्री थी. तो रात्रि के समय में, पहले के समय में, आज भी कहीं कहीं पे होता है, आख्यान जो होते थे, तो उसमें भारवी रात को देखने के लिए गए थे. रात को बहुत देर तक चलते थे और पहले का समय था, तो लड़की इस तरह से रात को बाहर नहीं निकलती थी. तो भारवी घर में नहीं थे, तो उसकी पुत्री है, वह एक पुरुष का वेश धारण कर कर, पगड़ी और ऐसा सब पहनकर पुरुष का वेश धारण करके चली जाती है देखने के लिए. और फिर रात को बहुत देर को आती है और आकर सो जाती है. ऐसे ही कुछ भी चेंज किए बिना पुरुष का ही वेश धारण कर सो जाती है. भारवी रात को देर से घर पे आते हैं और जैसे आते हैं किसी पुरुष को सोया हुआ देखते हैं और अपनी तलवार हाथ में ले लेते हैं और तलवार लेकर जब गले में दांगने के लिए जाते हैं, तो पहले वह पगड़ी उतारते हैं और देखते हैं पहले है कौन वो तो देख लूं, और उतार कर देखते हैं तो अपनी ही पुत्री होती है. तो वह देख कर वह सोचते हैं कि सहसा विदधीत न क्रिया, कोई भी कार्य है बिना सोचे समझे जल्दी से नहीं करना चाहिए. यदि भारवी ने यह कार्य बिना सोचे समझे कर दिया होता तो अपनी ही पुत्री को वह मार डालता. तो वह तब उसने एक सुविचार या सुभाषित लिखा कि सहसा विदधीत न क्रियाम, बिना सोचे बिना कोई भी कार्य है उसको नहीं करना चाहिए. तो इस तरह के यहाँ पे कहा गया कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एंड अ बैड पीपल एक्सेट्रा, कि ऐसा सब चारित्र्य कैसा होना चाहिए हमारे जीवन में, ये सब हमको ये सुभाषित में से सीखने को मिलता है. देखते हैं फर्स्ट सुभाषित. माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यं लय समर्थम च षडे ते पाठकाः गुणाः. गुड रीडर, जो अच्छे रीडर है उसके लिए यहाँ पे बातें बताई गई है. माधुर्यम, सबसे पहला है माधुर्यम. यहाँ इस तरह से संधि है, माधुर्यम
प्लस अक्षर व्यक्ति। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति। माधुर्यम मीन्स स्वीटनेस ऑफ टोन। फिर दूसरा है अक्षर व्यक्ति। पहला माधुर्यम है, दूसरा है अक्षर व्यक्ति। माधुर्य मीन्स स्वीटनेस ऑफ टोन। जब भी कोई बातें कही जाती है किसी को या कुछ पढ़ा जाता है तो उसमें टोन में स्वीटनेस होनी चाहिए, अच्छी तरह से उसको पढ़ना चाहिए। माधुर्यम। फिर अक्षर व्यक्ति ही, क्लियर प्रोनाउंसिएशन। अक्षर व्यक्ति ही मीन्स क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स। अब मैं यह श्लोक पढ़ रहा हूं तो माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वर, इस तरह से पढ़ना चाहिए। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धीर्यम ले समर्थम, इस तरह से मैं पढ़ूं तो अक्षर जो है प्रोनाउंसिएशन है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले तो अच्छी तरह से स्वीटनेस ऑफ टोन, अक्षर व्यक्ति ही, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स। हम कुछ भी सुनते हैं तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है तो हमको कुछ समझ में आता है तो हम वह सुनने की चेष्टा करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि यह सुनना चाहिए, कुछ पहले तो समझ में आ रहा है, इसलिए यदि समझ में ही ना आए तो हम सुनेंगे ही नहीं। इसलिए षडेते पाठका गुणाः, 6 क्वालिटीज ऑफ गुड रीडर। तो उसकी कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए? तो सबसे पहले कहा कि माधुर्यम, फिर कहा अक्षर व्यक्ति ही, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, फिर पदच्छेदस्तु सुस्वरः, पदच्छेदः, तो पदच्छेदः, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स। ये जो शब्द है उसको अलग अलग करके बोलना चाहिए। पदच्छेदः तो सुस्वरः, कि जिसमें जितनी जगह रखनी चाहिए उस तरह से उसको बोलना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। अब कुछ भी बीच में जगह रखे बिना ही हम बोले कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेद सुस्वर धैर्यम ले समर्थम षडेते पाठका गुणाः, तो इस तरह से नहीं, पदच्छेदः, बीच बीच में जगह रखनी चाहिए जिस तरह से अच्छी तरह से हम स्वीटनेस ऑफ द टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, तो इसको इस तरह से पढ़े तो अच्छा लगेगा। स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, तो इस तरह से इसको नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए पहला गुण कौन सा कहा? स्वीटनेस ऑफ टोन। अक्षर व्यक्ति ही, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, पदच्छेदः, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, सुस्वरः, ब्यूटीफुल वॉइस। अपनी जैसी भी आवाज है उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आवाज जो है बहुत अच्छी ही मीठी आवाज हो तो ही वह पढ़ सकता है। अच्छी तरह से किसी भी चीज को पढ़ा जाए तो अपनी आवाज जैसी भी हो, वॉइस जैसा भी हो, लेकिन अच्छी तरह से यदि उसको पढ़ा जाए तो सबको पसंद आता ही है। इसके ये गुण है, तो वॉइस की क्वालिटी है उसको अच्छी तरह से निकालनी चाहिए। स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वॉइस। सबसे पहला है माधुर्यम, स्वीटनेस ऑफ टोन, अक्षर व्यक्ति ही, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वॉइस, धैर्यम, इस तरह से है धैर्यम, करेज,
धीरज, कि हम जो भी पढ़े उसमें थोड़ी धीरज होनी चाहिए। एकदम स्पीड में नहीं। स्वीटनेस ऑफ टोन, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वॉइस, तो इस तरह से स्पीड में नहीं, लेकिन उसमें एक धीरज होनी चाहिए, एक लय होनी चाहिए। तो स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वॉइस, करेज, धैर्य मीन्स करेज, लय समर्थम। एक बात समझ ले, कोई भी चीज हो, वह सभी चीज एक लय में चलती है। फिर आप ऐसे ही क्यों न चलते हो, आप चलते हो वह भी एक रिदम होती है, आप कुछ बोलते हो वह भी एक रिदम होती है। ऐसा नहीं है कि सिंग सॉन्ग आप जब गाते हो तब ही वह रिदम होती है, तब ही लय होती है, ऐसा नहीं है। बोलने भी लय होती है, लिखने में लय होती है, चलने में लय होती है, रिदम सब में होती है। और जब रिदम से कोई भी कार्य होता है तो वह अच्छा ही होता है। हम जब भी आगे ऐसा होगा और स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो हम साथ में एक साथ ट्रांसलेशन बोलेंगे। श्लोक तो बोला जाता है, लेकिन यह जो प्रोज है, इसका मीनिंग है ट्रांसलेशन, वह भी एक साथ बोलेंगे। तो कुछ भी हो, वह गद्य क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कोई पद्य हो वही पढ़ा जाता है, गीत हो वही गाया जाता है। एक साथ हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन एक लय होनी चाहिए। तो सेंस ऑफ रिदम, sweetness of tone, clear pronunciation of letters, isolation of words, beautiful voice, courage, sense of rhythm. षडेते पाठका गुणाः, षडेते, षट एते, षट means six, एते means this, षट एते six, पाठका गुणाः, पाठकाः means reader and gunaha means qualities. These are the six qualities of a good reader. कौन सी? तो माधुर्यम, स्वीटनेस ऑफ टोन, अक्षर व्यक्ति, प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, पदच्छेद, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, सुस्वर, ब्यूटीफुल वॉइस, धैर्य, करेज, लय समर्थम एंड सेंस ऑफ रिदम। एते षट, these are the six qualities of a good reader. एते षट पाठकाः गुणाः, पाठकाः की जो भी रीडर है उसकी क्वालिटीज यह दी गई है 6। तो हम 3 बार इसको दोहराए साथ में, आप भी बोलिएगा। स्वीटनेस ऑफ टोन, clear pronunciation of letters, isolation of words, beautiful voice, courage and sense of rhythm. These are the 6 qualities of a good reader. Sweetness of tone, clear pronunciation of letters, isolation of words, beautiful voice, courage and sense of rhythm. These are the 6 qualities of a good reader. तो इस तरह से 6 गुड रीडर जो अच्छे वाचक है उसकी क्वालिटीज है, गुण है, वह कहे गए हैं। नेक्स्ट, दूसरा है चलम वित्तम चलम चित्तम, चले जीवित यौवने, चला चलमिदं सर्वम, कीर्तिर्यस्य स जीवति।
चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने। वित्तम मीन्स वेल्थ। चलम, वित्तम इज ट्रांसिटरी। कभी भी पैसा जो है वह चलम चंचल होती है। लक्ष्मी जो है वह चंचल होती है, एक जगह पे कहीं पे भी वह रहती नहीं है। हमारे अकाउंट में सेविंग होते हैं, लेकिन वह सेविंग का ऐसा नहीं है कि हमने 10,000 रुपये जो दिए हैं वही नोट हम जब 10,000 लेने के लिए जाएंगे तो हमको मिलेंगे, नोट बदल जाएंगे, क्योंकि वेल्थ इज ट्रांसिटरी। वह कभी भी एक जगह पे टिकता नहीं है। तो चलम चलित है, आज है कल नहीं होगा। आज ज्यादा है कल कम हो सकता है, और कल उससे भी ज्यादा हो सकता है। चलम वित्तम, वेल्थ इज ट्रांसिटरी। चित्तम, फिर दूसरा बोला चित्तम, माइंड इज अनस्टेबल। चलम, मन जो है वह भी चंचल है, कि हमारा मन एक जगह पे कहीं पे भी नहीं टिकता। इसलिए आज कितने सारे सेमिनार होते हैं कि हमारा मन जो है एकाग्र हो, एक जगह पे टिके। मन यदि एकाग्र हो जाए तो हम जो 2 घंटे में प्रिपरेशन करते हैं वह आधे घंटे में कर सकते हैं। लेकिन एक बार कुछ भी पढ़ने के लिए बैठे तो कितने सारे हमारे विचार अलग अलग होते हैं। पहले तो हम पढ़ने के लिए हमारे पेरेंट्स ने हमको ज़बरदस्ती बैठाया होता है, उसके पहले हम काम क्या कर रहे होते हैं, मोबाइल में गेम। तो वह गेम जहाँ पर भी छूट गया है वहीं पे मन लगा हुआ है। तो ये मन जो है वह हमारा अनस्टेबल। यहाँ पे आजकल हम पढ़ने के लिए नहीं आते ना, स्कूल में बैठे हैं, सामने लेक्चर चल रहा है और हमारा मन कहीं और घूम रहा है। तो वह माइंड इज अनस्टेबल, कभी भी मन जो है वह एक जगह पर नहीं टिकता। तो जो भी योग है, ध्यान है, ये सब किस लिए है कि मन एक जगह पर रहे। मन यदि स्वस्थ हो जाए तो मनुष्य जो है वह स्वस्थ ही होता है। मन स्वस्थ हो तो कभी भी किसी भी प्रकार का रोग होता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि चलम वित्तम, वेल्थ इज ट्रांसिटरी, माइंड इज अनस्टेबल। चले जीवित यौवने। जीवित लाइफ एंड यौवने youth आर अनस्टेडी। कभी भी युवानी में कोई भी व्यक्ति एक जगह पर या एक अच्छा काम करने के लिए वहीं पर वह होता नहीं। यदि एक काम करने में जुट जाए कोई भी यंग, कोई भी यूथ जो है वह एक काम करने में जुट जाए तो वह कुछ अच्छा कर ही जाता है। आजकल होते हैं 22 ईयर्स, सिर्फ 22 ईयर्स के यूपीएससी और कलेक्टर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो उसका कारण क्या है, यौवने चले नास्ती की, यूथ आर अनस्टेडी। वह अनस्टेडी होता है, लेकिन जब वह स्टेडी हो जाता है, यूथ एक जगह पर टिक जाता है, तब उसको किसी भी प्रकार की सक्सीड, सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन कभी भी होता नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हम स्टेडी हो सकते हैं जीवन में या युवानी में। इसलिए जीवन का क्या है, सुख पहले आता है, फिर दुख आता है, दुख जाता है तो सुख आता है। एक रथ के पहिए की तरह होते हैं। वह अबजों रुपये का मालिक हो, फिर भी करोड़ों रुपीस उसके पास हो तो उसके पास दुख न हो, ऐसा नहीं है। पैसे और दुख को कुछ भी संबंध नहीं है। झोपड़ी में रहने वाला भी बहुत सुखी होता है और बंगले में रहने वाला भी सुखी नहीं होता है, ऐसा होता है। क्योंकि सबका जीवन जो है वह अनस्टेडी, स्टेबल नहीं होता। उसमें कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी चढ़ाव होता है जीवन में, बहुत सुख होता है और कभी दुख भी होता है। फिर दुख जाने के बाद
बाद में सुख आता ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम सुख में जिस तरह से जिए उसी तरह से दुख में जी लेते हैं कि नहीं। लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेडी, wealth is transitory, mind is unstable, life and youth are unsteady, perishable, एक जगह पे टिकते नहीं है, उसमें बदलाव आते ही रहते हैं। आज जैसा है वैसा कल नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज जैसा उससे खराब उससे अच्छा भी हो सकता है, उसके आगे उससे भी अच्छा हो सकता है। कोई भी बदलाव आता रहता है। यदि बदलाव न आए तो समझ लेना कि हम कुछ भी कर रहे नहीं है। हमारे जीवन में जहाँ है वहीं पे ऐसे ही खड़े हैं। बदलाव होना ही चाहिए, या अच्छा हो या बुरा। वेल्थ इज ट्रांसिटरी, माइंड इज अनस्टेबल, लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेडी, पेरिशेबल। चला चलम इदम सर्वम। इस तरह से यहाँ पे संधि है, चला चलम प्लस इदम। चल अचलम, all this is consist of the stable and the unstable। चल और अचल, चल means unstable और अचल means stable। चला चल, इदम सर्वम, all this, idam sarvam, all this is the stable and unstable। कि चल और अचल ये सभी है, कभी स्टेबल भी होता है और कभी अनस्टेबल भी होता है। इस तरह से ये जीवन में सभी चीजें चलती ही रहती है। वेल्थ इज ट्रांसिटरी, माइंड इज अनस्टेबल, लाइफ एंड youth are unsteady, perishable। All this is consist of the stable and the unstable। फिर से, wealth is transitory, mind is unstable, life and youth are unsteady, perishable। All this is consist of the stable and the unstable। Vittam wealth, chittam mind, जीवित life, यौवने youth। All this is the stable and the unstable। ये सभी जो है जीवन में आते जाते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि कीर्तिर यस्य स जीवति, कीर्ति ही यस्य स जीवति। Only fame or reputation lives forever। कि कौन जीता है, मरने के बाद भी कुछ भी रहता है तो वह क्या होती है, कीर्ति, रेपुटेशन। कर्ण अपने जीवन में, जब कर्ण का अंतिम समय था और युद्ध में इंद्र जो है अर्जुन को मार सकता है ऐसा एक कर्ण ही था, क्योंकि अर्जुन में जितनी शक्ति थी, अर्जुन के पास जितनी विद्या थी वह सभी कर्ण के पास थी। और उससे भी ज्यादा कर्ण के पास ज्यादा क्या था, कवच और कुंडल। ऐसे कवच थे, जब तक उसके पास कवच था तब तक उसको कोई भी मार नहीं सकता था। इसलिए इंद्र जो है वह ब्राह्मण का वेश लेकर कर्ण को छलने के लिए आता है, उसके कपट करके कवच और कुंडल उसके पास से लेने होते हैं। दानी जो था, श्रेष्ठ दानी कोई हो तो वह कर्ण ही था, उससे बड़ा दानी कोई भी नहीं था, युधिष्ठिर भी नहीं। युधिष्ठिर धर्मराज था लेकिन कर्ण से बड़ा दानी नहीं था। वह भी कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने ही महाभारत के दौरान ही एक बार परीक्षा ली होती है दोनों की, लेकिन उसमें भी कर्ण की जीत होती है। तो दान में तो कर्ण श्रेष्ठ था ही,
इसलिए वह ब्राह्मण का वेश लेकर कर्ण के पास जाता है। कर्ण बहुत खुश हो जाता है कि आज युद्ध का अंतिम दिन है और पहले कोई ब्राह्मण है वह मेरे पास आया दान लेने के लिए। कर्ण बोलने लगता है कि आपको क्या दान में दूं, पृथ्वी जीत कर दान में दे दूं, कितने घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, बहुत सारा सोना, जो भी चाहिए आपको वह दान में दूं। सबकी वह ना बोलते हैं और कहते हैं कि वह कहता है कि तो अब तो कुछ बचा नहीं, कवच और कुंडल है मेरे पास, आपने तो सभी वस्तु चीज की ना कह दी। तो वह तुरंत हाँ कह देता है कि भाई कवच और कुंडल दे दो। और कवच और कुंडल वह देने के लिए जब जाता है, तब शल्यराज जो उसका सारथी होता है वह उसको कहते हैं कि यह कोई कपटी है, आप कवच और कुंडल उसको न दे कि यह आपका मृत्यु का कारण होगा। तब कर्ण कहता है कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात, कि हमारे जीवन में जो शिक्षा है वह भी उसका क्षय हो जाता है, कि जब हमारी उम्र हो जाती है तो पढ़े है वह भी भूल जाएंगे। कि सुबद्ध मूला है, ये मजबूत मूल वाले वृक्ष है वह एक दिन धराशायी हो जाएंगे। जलाशय है बड़े बहे वह भी खाली हो जाता है। कुछ कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो टिकती है। कि एक ही है कि हमारे जीवन में जो अच्छे काम किए हैं, हमारे जीवन में जो कीर्ति है या यश है, वह यश और कीर्ति वही हमारे जीवन में साथ में आता है और कुछ भी आता नहीं है। कि ये मैं दान करूंगा, उस दान से जो यश होगा वह मेरे मरने के बाद भी टिकेगा, कि मेरे मरने के बाद भी कोई लोग जो है वह मेरे को याद करेंगे, क्योंकि मरने के बाद तो कोई साथ में नहीं आता, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। इसलिए कीर्तिर यस्य स जीवति, तब कर्ण कहता है कि जीवन में यह जो यश है या अच्छा काम जो किया है, अच्छे कर्म है, वही साथ में आएंगे। उसके अलावा तो कुछ भी टिकता नहीं है, सब बदलता ही रहता है। ऐसी ही बात यहाँ पे की गई कि वेल्थ इज ट्रांसिटरी, mind is unstable, life and youth are unsteady, perishable. All this is consist of the stable and the unstable. Only fame or reputation lives forever, कि हमारे मरने के बाद भी यह जो हमारी कीर्ति है, रेपुटेशन है, वह जीवित रहती है, वह हमारे साथ में चलती है। तो अच्छा काम जीवन में करना चाहिए जिससे कुछ यश मिले, कुछ कीर्ति मिले। अपकीर्ति ऐसा नहीं, जिसे दोनों प्रकार से लोग जानते हैं। ओसामा बिन लादेन को भी लोग जानते ही है, उसकी भी बड़ी कीर्ति है कि किस, लेकिन वह अपकीर्ति है, कीर्ति नहीं है। वो प्रसिद्ध तो है लेकिन अच्छी तरह से नहीं। तो कीर्ति वह है जो अच्छा काम करे और अच्छे कार्य के द्वारा लोग हमको पहचाने, तो यह कीर्ति है। सो वेल्थ इज ट्रांसिटरी, माइंड इज अनस्टेबल, लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेडी, perishable. All this is consist of the stable and the unstable. Only fame or reputation lives forever. Wealth is transitory, mind is unstable, life and youth are unsteady, perishable. All this is consist of the stable and the unstable. Only fame or reputation lives forever. एक बार फिर से दोनों श्लोक दोहराए। Sweetness of tone, clear pronunciation of letters, isolation of words, beautiful voice, courage and sense of rhythm. These are the 6 qualities of a good reader. Wealth is transitory, mind is unstable, life and youth are unsteady, perishable. All this is consist of the stable and the unstable. Only fame or reputation lives forever. Next,
मक्षिकाः व्रणम् इच्छन्ति धनम् इच्छन्ति पार्थिवाः। नीचाः कलहम् इच्छन्ति शान्तिम् इच्छन्ति साधवः। मक्षिकाः व्रणम् इच्छन्ति धनम् इच्छन्ति पार्थिवाः। नीचाः कलहम् इच्छन्ति शान्तिम् इच्छन्ति साधवः। मक्षिकाः हाउस फ्लाइज डिजायर वाउंड। मक्खी जो होती है व्रणम, वह क्या ढूंढती है? घाव। व्रणम इच्छन्ति, इच्छन्ति मीन्स डिजायर। मक्षिकाः घर में जो मक्खी होती है, फ्लाइज हाउस फ्लाइज, व्रणम इच्छन्ति कहीं पे किसी को कुछ लगा है, उसके शरीर पर कुछ भी घाव है तो वह वहां पे जाकर बैठ जाती है। सबसे पहले घाव पर जाकर बैठती है। सो said house flies desire wound व्रणम। मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति हाउस फ्लाइज डिजायर वाउंड। धनम इच्छन्ति पार्थिवाः। पार्थिवाः मीन्स किंग्स। धनम प्लस इच्छन्ति, किंग्स डिजायर वेल्थ, कि जो राजा होते हैं वह धन की इच्छा रखते हैं। अपने पास तो एक राज्य होता ही है, एक बहुत बड़ा धन रखने के लिए कुठार होता है, उसमें बहुत सारा धन होता है, फिर भी वह दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता है। और वह यदि राजा हार जाए तो वह राज्य का धन है वह भी वह लेकर आ जाता है। तो अपने जीवन में वह क्या इच्छता है? अपने जीवन में उसकी इच्छा क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित हो, ज्यादा से ज्यादा राज्य अपने पास हो। जिस तरह से सिकंदर जो है, अलेक्जेंडर, दुनिया को जीतने के लिए निकला था, दुनिया को जीतने के लिए निकला था। देखो आगे का श्लोक जो था ना, कीर्तिर यस्य सजीवति, वह भी उसमें बात होती है कि सिकंदर जो है वह अपने लोगों को कहता है कि मैं जब मरूं तब मेरे दोनों हाथ है वह बाहर बांध कर नहीं रखना, फैला कर रखना, जिससे लोग जो है वह देख सके कि सिकंदर जो दुनिया को जीतने के लिए निकला था और कितने सारे राज्य को जीत लिया, कितनी सारी दुनिया को जीत ली, लेकिन वह जब गया तो उसके साथ कुछ भी लेकर गया नहीं, खाली हाथ ही लौट गया। सबको पता चले कि कितना भी वह जीवन में पैसा कमा ले तो वह साथ में आने वाला नहीं है। वह उसकी जरूरत नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन पैसे के साथ जो दूसरे गुण की जरूरत है, कीर्ति है, उससे कुछ अच्छा काम हो, यह भी जरूरी है। तो राजा है वह ज्यादा से ज्यादा धन अपने पास हो और उसकी जरूरत भी होती है, वह पूरे राज्य का संचालन करता है, प्रजा भी उसके आधार पर जीती है। इसलिए पार्थिवाः धनम इच्छन्ति, किंग्स डिजायर वेल्थ, हाउस फ्लाइज डिजायर वाउंड, किंग्स डिजायर वेल्थ। नीचाः कलहम इच्छन्ति, कलहम कलहम इच्छन्ति। कलहम मीन्स झगड़ा, कॉरल और कॉन्फ्लिक्ट।
कोई नीचाहा, विक्ट पीपल, नीच व्यक्ति जो जो होता है वह किसी भी तरह से झगड़ा हो, यही वह घर से सोच कर निकला हो कि आज कोई भी मिल जाए और मैं उसके साथ किसी भी तरह से कलह कर लूं, कॉरल और कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे कई लोग होते हैं कि आप तो शांति से चलते हैं लेकिन उसको वह राज नहीं आता कि यह क्यों शांति से जा रहा है। इसलिए नीचाहा कलहम इच्छन्ति, कहीं सारे रोड पर हम चलते हैं तो देखने को मिलता ही है कि कुछ भी नहीं होता फिर भी वह किसी के साथ झगड़ते ही है। तो विक्ट डिजायर कॉरल और कॉन्फ्लिक्ट। मक्षिकाः व्रणमिच्छन्ति, हाउस फ्लाइज डिजायर वाउंड, kings desire wealth, the wicked desire quarrel or conflict. Houseflies desire wound, kings desire wealth, the wicked desire quarrel or conflict. Houseflies desire wound, kings desire wealth, the wicked desire quarrel or conflict. साधवः शांतिम इच्छन्ति, साधवः गुड पीपल, गुड पीपल शांतिम इच्छन्ति। डिजायर पीस, वह किसी भी तरह से अपने जीवन में या किसी और के जीवन में शांति या सुख आए ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं। हमेशा अपने जीवन में वह शांति ही इच्छते हैं और चाहते हैं। डिजायर पीस। मक्षिकाः व्रणमिच्छन्ति, हाउस फ्लाइज डिजायर वाउंड, किंग्स डिजायर वेल्थ, the wicked desire quarrel or conflict. Good people desire peace. Houseflies desire wound. Kings desire wealth. The wicked desire quarrel or conflict. Good people desire peace. Houseflies desire wound. Kings desire wealth. The wicked desire quarrel or conflict. Good people desire peace. तीनों श्लोकों का ट्रांसलेशन हम दो दो बार बोल ले, साथ में आप भी बोलिएगा। Sweetness of tone, clear pronunciation of letters, isolation of words, beautiful voice, courage and sense of rhythm. These are the 6 qualities of a good reader. Sweetness of tone, clear pronunciation of letters, isolation of words, beautiful voice, courage and sense of rhythm. These are the 6 qualities of a good reader. Wealth is transitory, mind is unstable, life and youth are unsteady, perishable. All this is consist of the stable and the unstable. Only fame or reputation lives forever. Wealth is transitory, mind is unstable, life and youth are unsteady, perishable. All this is consist of the stable and the unstable. Only fame or reputation lives forever. Houseflies desire wound, kings desire wealth, the wicked desire quarrel or conflict, good people desire
peace. Houseflies desire wound, kings desire wealth, the wicked desire quarrel or conflict, good people desire peace. तो आज हम यहाँ तक ये 3 श्लोक, ये 3 सुभाषित है, यह पढ़ रहे हैं। आपको होमवर्क में ये तीनों सुभाषित का जो ट्रांसलेशन मैंने पढ़ाया, ये ट्रांसलेशन 2 बार आपको होमवर्क में लिख के लाना है। ये तीनों श्लोक का ट्रांसलेशन, सिर्फ ट्रांसलेशन है, उसको 2 बार लिखना है। थैंक यू वेरी मच।